नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHDAE 182 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। जहां ना सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि उसके उत्तर को भी संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको दर्शाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का होगा। टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे और टोटल आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जहां पहला क्वेश्चन है कि भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे। तो जब आप भाषा के विविध रूपों की हम बात करें तो भाषा के जो विविध रूप हैं, ये इसके ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा का एक रूप होता है, प्रयोग के आधार पर भाषा का एक रूप होता है, निर्माण के आधार पर भाषा का एक रूप होता है, मानकता के आधार पर भाषा का एक रूप होता है और प्रकारों के आधार पर भाषा का एक रूप होता है। यानी कि अलग अलग स्थिति के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। अब हम अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि जब आप क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा के रूपों पर जाते हो तो हमें पता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरीके से पानी बदलता है उसी तरीके से भाषा का रूप भी बदलता है। भारत की बात करेंगे तो भारत एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर हर क्षेत्र की जो है वो अलग अलग भाषा है। जैसे सबसे पहले एक व्यक्तिगत बोली होती है, तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार से, अपने पारिवारिक वातावरण से भाषा सीखता है और प्रत्येक परिवार में जो भाषा का रूप चलता है वो व्यक्तिगत बोली होती है। तो समाज के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर और पर्यावरण के आधार पर व्यक्ति की जो भाषा है वो डायरेक्ट और दूरदर्शी प्रभाव डालती है। इसी कारण हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत बोली होती है जिसे वो पारिवारिक भाषा भी कहता है या अपने परिवार से वो भाषा सीखता है। अब एक स्थानीय बोली होती है, तो बहुत सारी जो व्यक्ति बोलियां मिलकर क्या बनाती है, एक स्थानीय बोली बनाती है। यानी कि एक लोकल एरिया होगा और वहाँ पे सारे लोग क्या हैं, वो एक जैसी भाषा बोलेंगे। तो क्षेत्रीयता के आधार पर जो भाषा का रूप है, सबसे पहले है व्यक्तिगत बोली और कई सारी व्यक्तिगत बोली मिलकर क्या बनती है, स्थानीय बोली। इसके अलावा इस क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले भी एक अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा है उपबोली। एक से अधिक स्थानीय बोलियां जो मिलकर उपबोली बनाती हैं। यानी कि जैसे एक पूरा का पूरा क्षेत्र है और वहाँ पर कई सारी स्थानीय बोलियां हैं तो उन सबको मिलकर एक उपबोली बनेगी और कई सारी उपबोलियां मिलकर एक बोली बनेगी। जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली, मगधी ये सब बोलियां हैं और बहुत सारी बोलियां मिलकर एक भाषा बनेगी। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें एक से अधिक बोलियां होती हैं, उपभाषाएं होती हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत ब्रजभाषा, अवधी ये सब आती हैं। ये तो बात हो गई क्षेत्रीयता के आधार पर। तो हम पढ़ रहे हैं कि भाषा के अलग अलग रूप कौन से हैं। तो भाषा का पहला रूप है क्षेत्रीयता के आधार पर भाई, और क्षेत्र के आधार पर एक व्यक्तिगत बोली है, एक स्थानीय बोली है, एक उपबोली है, एक बोली है और एक भाषा है। अब हम बात कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर एक सामान्य बोलचाल की भाषा है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो डेली रूटीन में जो भाषा यूज़ करते हैं वो कौन सी है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। लेकिन जो लिखित रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो साहित्यिक भाषा है, लिटरेचर में जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये कैसी भाषा कहलाएगी, साहित्यिक। ये भाषा का आदर्श रूप होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य रचना में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। एक व्यावसायिक भाषा होती है। हमें पता है अलग अलग व्यापार में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे वकालत के क्षेत्र में जो भाषा होगी वो अलग प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर व्यापारिक क्षेत्र होगा तो उसमें भाषा का एक अलग रूप होगा। प्रशासनिक जो भाषा होगी वो अलग प्रकार से होगी। जो राजभाषा होती है वो क्या है, सरकार और जनता के बीच में प्रयोग होने वाली भाषा है। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रत्येक देश की एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। एक मृत भाषा होती है जिसका प्रयोग, यानी कि पहले तो होता था लेकिन आजकल उसका प्रयोग सीमित हो गया है, तो मृत भाषा। जैसे भारत में संस्कृत एक डेड लैंग्वेज हो चुकी है। अब हम बात करेंगे निर्माण के आधार पर भाषा। निर्माण के आधार पर भाषा होती है एक सहज भाषा और एक कृत्रिम भाषा। सहज भाषा वो होती है जिसका उदय प्राकृतिक रूप से हुआ है, यानी कि जो भाषा प्राकृतिक रूप से बनी वो सहज भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन। लेकिन जैसे हम कोडिंग के लिए भाषा बना रहे हैं कि हमने कुछ कोड रख दिए कि हाँ भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, जैसे आप रीजनिंग करते होंगे, तो ये कृत्रिम भाषा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा के अलग अलग रूप पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर रूप पढ़ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर रूप पढ़ रहे हैं, निर्माण के आधार पर रूप पढ़ा। अब हम मानकता यानी कि स्टैंडर्ड के आधार पर भाषा के रूप पढ़ेंगे। एक होती है मानक भाषा। मानक भाषा वो होती है जो व्याकरण के नियमों पर चलती है और जिसका यूज़ जो है वो समाज ने स्वीकार लिया है। एक होती है मानकेतर भाषा। ये वो भाषा है जिसका प्रयोग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसमें व्याकरण के रूल ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो जैसे हम डेली रूटीन में जिस भाषा का यूज़ करते हैं वो मानकेतर भाषा है। इसमें क्या है, लोगों की स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है, समाज का स्टैंडर्ड इसमें सेट हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है, व्याकरण का प्रयोग पूरी तरीके से सही नहीं होता।
एक होती है अमानक भाषा। अमानक भाषा वो है जिसमें व्याकरण का यूज़ भी नहीं है, यानी कि ग्रामेटिकली भी वो सही नहीं है और लोगों ने भी, समाज ने भी उसे स्वीकारा नहीं है। अब हम बात करेंगे काम के आधार पर भाषा का प्रयोग, यानी कि प्रकार्य के आधार पर। एक भाषा होती है संपूरक भाषा। जैसे हम अपनी पर्सनल नॉलेज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ये संपूरक भाषा है। उसके लिए अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, या फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा एक के साथ एक सीख रहे हैं, वो संपूरक भाषा है। एक होती है परिपूरक भाषा। तो कई बार कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी भाषा को जान रही हैं। जैसे भारत में हिंदी के साथ अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में ही समझाया जा सकता है। एक है सबॉर्डिनेट लैंग्वेज, यानी कि सहायक भाषा। सहायक भाषा की बात करें तो व्यक्ति अपने समुदाय में दूसरी भाषा ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी का प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत से सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत से बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और ऐसी एक समतुल्य भाषा है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी मातृभाषा मान लो कन्नड़ है, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में जाकर व्यापार करना चाहता है, तो उसे दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तो वो भाषा उसके लिए समतुल्य भाषा कहलाएगी। अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा के रूप। तो कुछ भाषाएं मूल भाषा हैं, जो मूल भाषा मतलब ओरिजिनली लैंग्वेज है, उनकी उत्पत्ति किसी एक विशेष लिपि से हुई है। एक प्राचीन भाषा है जो प्राचीन काल में प्रयोग होती थी। एक मध्यकालीन भाषा है जो मेडिवल एज में यूज़ होती थी, जैसे भारत में प्राकृत भाषा। आधुनिक भाषा है जिनका प्रयोग आज मॉडर्न टाइम पर हो रहा है, जैसे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे पेपर में, तो अगला क्वेश्चन आया था कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। देखिए समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसे बहुत डीपली पढ़ेंगे तो एक वीडियो 2 से 3 घंटे की हो जाएगी। तो हम जल्द से जल्द चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक हैं। तो क्वेश्चन है कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जब आप हिंदी में वर्णों का प्रयोग करते हो, तो वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो जब आप स्वर और व्यंजन का उच्चारण करते हो, तो उसमें हमारे जो प्रयत्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न का मतलब ये है, वो शारीरिक क्रियाएं जो वाणी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमारे मुख, गले और श्वसन तंत्र में होती हैं। यानी कि जब भी आप वर्णों का उच्चारण करोगे, यानी कि चाहे स्वर का उच्चारण करोगे चाहे व्यंजन का उच्चारण करोगे, तो आपके मुख में कुछ एक्टिविटी तो होगी। भाई आप कोई बात बोलोगे तो आपके जो मुंह है, आपके मुंह में कुछ तो क्रियाएं होंगी, कुछ एक्टिविटी होंगी। उन्हीं एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। अब ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाहरी प्रयत्न। जो हमारे मुख के अंदर प्रयत्न होते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, और जो मुख के बाहर प्रयत्न होते हैं वो बाहरी प्रयत्न कहलाते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में जो भी प्रयत्न हमारे मुख के अंदर होते हैं, तो मुख के भीतर होने वाले प्रयत्नों को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले वो कि वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न बताओ, चाहे क्वेश्चन ये पूछ ले स्वर और व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न बताओ। तो जब भी हम किसी स्वर को बोलते हैं, किसी व्यंजन को बोलते हैं या किसी वर्ण को बोलते हैं, तो हमारे मुख में कुछ एक्टिविटी होती हैं जिन्हें हम प्रयत्न कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाहरी। अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब क्या हो गया, जो हमारे मुख के अंदर हम प्रयास करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। इनके भी 4 प्रकार होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के। तो देखिए अभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रयत्न होता है विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न वो होता है जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा खुली रह जाए, वो सारे विवृत प्रयत्न होते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं वो विवृत प्रयत्न के होते हैं। यानी कि जब आप स्वरों का उच्चारण करोगे, जैसे बोलो आप आ ई उ, जब जितने भी आप स्वर बोलोगे, जब इन स्वरों को बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो खुली रह जाएगी। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ खुली रह जाए वो विवृत प्रयत्न है, और जितने भी स्वर होते हैं वो विवृत होते हैं। दूसरा होता है स्पृष्ट। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जो तालु है उसका जिह्वा के साथ क्या हो, संपर्क हो जाए, तो हम ये कहेंगे वो स्पृष्ट प्रयत्न है। जैसे का से लेके माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। आप बोलोगे का, खा, तो जो आपके तालु है उसका संपर्क किसके साथ होगा, जीभ के साथ होगा। जैसे आप बोल के देखो, आप का बोलो, का, जैसे आप का बोलोगे वैसे ही आपकी जीभ जो है मुड़कर तालु के साथ स्पर्श करेगी। तो ये सारी एक्टिविटी मुख के अंदर हो रही हैं, और जो मुख के अंदर हमारी एक्टिविटी होती है वो अभ्यंतर एक्टिविटी कहलाती है। तीसरा सामान्य विवृत। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी तालु भी खुली रह जाए और जीभ भी खुला रह जाए, तो हम ये कहेंगे ये सामान्य विवृत प्रयत्न है। जैसे या, र, ला, वा, इसमें क्या होगा, हमारी तालु भी खुली होगी और जीभ भी खुली होगी। ये सामान्य विवृत है। एक है सामान्य स्पृष्ट। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगी, तो हम कहेंगे वो सामान्य स्पृष्ट है। जैसे आप बोलो शा, जब आप शा बोलोगे तो जीभ जो है हमारी वो अलग अलग जगह को मुख के अंदर स्पर्श करेगी, तो ये सामान्य स्पष्ट हो जाएंगे। तो अब तक हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं
वर्णों का जो उच्चारण है उसमें जो हमारी मुंह की एक्टिविटी है वही एक्टिविटी क्या कहला रही है, प्रयत्न कहला रही है। और प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए, दो, एक मुख के अंदर और एक मुख के बाहर। मुख के अंदर वाले प्रयत्न भी 4 प्रकार के हैं। अब मुख के बाहर वाले प्रयत्नों की बात करें तो वो बाहरी प्रयत्न कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण में मुख से बाहर होने वाले प्रयत्न शामिल हों वो बाहरी प्रयत्न कहलाएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीभ का प्रयत्न, तो व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो मुख के अन्य प्रयत्नों के साथ मिलकर बनती है, वो जिह्वा का प्रयत्न कहलाता है। एक स्वर तंत्रियों का नाद होता है, यानी कि जब हम शब्दों को बोलते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, झंकार होती है, जबकि कुछ में झंकार नहीं होती। जिनमें झंकार होती है वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों कंपन होते हैं, जैसे आप बोलो गा, घा, जा, झा, तो पता क्या होगा, आपके मुख के अंदर आपको ऐसा लगेगा कंपन हो रहा है। आप बोलो गा, जैसे आप गा बोलोगे मुख के अंदर आपके कंपन होगा, तो ये घोष व्यंजन है। जिनमें ये कंपन नहीं होगा वो अघोष व्यंजन है, जैसे का, खा, गुच्चा। आप यकीन है तो आप बोल के देख लीजिए, आप प्रयोग करिए, आप समझ जाएंगे। तीसरा है प्राणवायु का वेग, इसके आधार पर भी 2 होते हैं। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते समय जो श्वास वायु है वो कम मात्रा में बाहर आती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हुए जो वायु है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे मुख से बाहर आती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आए वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, इसके अलावा या, रा, लावा, ये अल्प प्राण है। अब देखो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे का वर्ग का हो गया, तीसरा अक्षर गा हो गया, 5वां अक्षर डा हो गया। तो ये कैसे अक्षर हैं जिन्हें, जैसे आप बोलोगे का, जैसे आप का बोलोगे तो तुरंत ही क्या होगा, जो हवा है वो बहुत कम मात्रा में निकलेगी, जबकि जिनसे वायु अधिक मात्रा में निकले वो क्या कहते हैं, महाप्राण। जैसे कि दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे आप का बोलो और खा बोलो, जब का और खा बोलोगे तो का बोलते वक्त क्या है, हवा कम मात्रा में बाहर निकलेगी, जबकि जो खा बोलोगे आप तो हवा जो है बाहर ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाए तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे देंगे। क्वेश्चन ये है कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसा कि आज ही पेपर है और ये वीडियो आज ही अपलोड की जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम चीज़ों को चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे से इसे डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर के प्रकारों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर के प्रकारों को रेखांकित कीजिए। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर रा आना चाहिए। तो स्वर के प्रकारों को रेखांकित कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, चाहे आप संस्कृत व्याकरण पढ़ो चाहे हिंदी व्याकरण पढ़ो, आपको क्या होगा, स्वर ध्वनियों के आधार पर बटे हुए मिलेंगे, क्योंकि स्वर वे ध्वनि है जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। देखो, हर ग्रामर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चला जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्वर वोवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। अब जब आप स्वरों की बात करेंगे, जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आएगी। जैसे आप बोलो आ ई उ ए, जो भी बोलोगे आप, क्या होगा, जो हवा है वो बिल्कुल बिना रुकावट के बाहर आएगी। लेकिन जब आप व्यंजनों का उच्चारण करोगे, का, खा, यहाँ पर हवा रुक कर बाहर आएगी। तो स्वर की पहली विशेषता होती है कि इसके उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। और स्वरों को उनके उच्चारण के समय मुख के आकार और श्वास के अनुसार बांटा जाता है। जो स्वर होते हैं इन्हें हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब जो ह्रस्व स्वर हैं, शॉर्ट वोवल्स हैं, ये स्वर कम समय में उच्चारित किए जाते हैं। यानी कि पहली बात यह है, आपको पता है अल्फ़ाबेट में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, यानी कि एक वोवल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। अब वोवल की विशेषता क्या है, यानी कि स्वर की विशेषता क्या है, तो स्वर की विशेषता ये है कि भाई इसमें वायु जो है बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो कम समय में उच्चारित हो जाते हैं। इन स्वरों में अधिक खिंचाव नहीं होता, अधिक विस्तार नहीं होता। जितने भी छोटी मात्रा के स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आप बोलो अ ई उ री, तो आप ये बोलोगे तो ये ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या होगा, ये लंबे समय में उच्चारित होंगे, इनमें तुलना में ज़्यादा विस्तार होगा ह्रस्व स्वरों की। जैसे बोलो आ ई उ ए ओ औ, तो अगर आप छोटे से अनार बोलोगे आ तो वो ह्रस्व स्वर है, लेकिन आप बोलोगे आ तो ये दीर्घ स्वर है। आप बोलोगे ई, ये दीर्घ ह्रस्व स्वर है, लेकिन आप बोलोगे ई, ये दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में क्या होगा, समय कम लगेगा, दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगेगा। ह्रस्व स्वर की बात करें तो विस्तार कम होगा, दीर्घ स्वर की बात करें तो विस्तार ज़्यादा होगा। इसके अलावा स्वर एक को एक और आधार पर बांटा जाता है, संयुक्त स्वर। तो 2 स्वर मिलकर जब एक नया स्वर बनाते हैं, यानी कि 2 वोवल मिलकर एक नया वोवल जब बनाते हैं तो वो संयुक्त कहलाते हैं। जैसे जब आप ए की बात करोगे तो ये आ और ई से मिलकर बना है, ए की बात करोगे तो ये भी आ और ए से मिलकर बना है, ओ की बात करोगे तो यह आ और ऊ से मिलकर बना है, औ की बात करोगे तो आ और औ से मिलकर बना है। उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वरों की विशेषताओं की बात करें
तो स्वर में हमेशा जीभ और होठों की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्वर का जो भार होता है, ह्रस्व स्वर हल्के होते हैं और दीर्घ स्वर भारी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भाषा का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें स्वर की स्पष्टता और उसका उच्चारण जो कम्युनिकेशन है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर आप स्वर का उच्चारण अच्छे से नहीं करते हैं तो ये मान के चलो आपकी कम्युनिकेशन भी क्या होगी, वीक होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में अगर आप चौथा क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद बताओ। यानी कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते हो तो वर्णों के उच्चारण के समय वर्ण जो हमारे वर्ण हैं उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, स्वर की तो बात हमने कर ली है, क्योंकि वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णों को स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा जाता है। तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हर एक वर्ण के उच्चारण की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग भागों में भी बांटा गया है। सबसे पहले हमने वर्णों को 2 भागों में बांट दिया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की बात हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली कि स्वर व ध्वनि है जिसमें वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलेगी। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो देखो, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु किसी न किसी भाग से रुकती है। देखो, जब आप बोलोगे अ आ इ उ तो यहाँ पर जो ध्वनि निकलेगी वो डायरेक्ट बाहर निकलेगी हमारे मुख से। लेकिन आप जब व्यंजनों का उच्चारण करोगे जैसे का, खा, गा, घा, तो इसमें वायु किसी न किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलेगी। आप यकीन ना आए तो आप प्रयोग करके देख सकते हो। अब ऐसे में व्यंजनों को ना अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे उच्चारण के आधार पर व्यंजन की अगर हम बात करें तो देखो, कुछ व्यंजन होते हैं जिनका संबंध कंठ से होता है, यानी कि गले से होता है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका संबंध तालव्य यानी कि तालू से होता है। किसी का मूर्धा से होता है, यानी कि मुख के ऊपरी हिस्से से होता है। कुछ व्यंजनों का संबंध सीधे दंत से यानी कि दांतों से होता है और कुछ का ओष्ठ से। जैसे कि अगर आप का, खा, गा, घा, गा यानी कवर्ग को पढ़ोगे, इसे कावर्ग बोलते हैं, तो कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे आप बोलो का, खा, गा, घा, तो आप देखेंगे जोर जो है वो आपके गले पर पड़ रहा है। जबकि जब आप तालु की बात करोगे तो चा, छा, जा, झा, इया, जब आप ये पढ़ोगे तो आप देखोगे जोर आपके तालु पर पड़ रहा है। जब आप बोलोगे टा, ठा, डा, ढा, डा, तो आप देखोगे कि जो है वो कंठ और तालु पर जोर नहीं पड़ रहा, जबकि मुख पर जोर पड़ रहा है। जब आप बोलोगे ता, था, दा, धा, ना, तो आप देखोगे दांतों का प्रयोग हो रहा है। और जब आप बोलोगे पा, फा, बा, भा, मा, तो आप देखोगे आपके होठ बार बार जो होंगे वो जुड़ रहे होंगे। तो उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों को 5 भागों में बांट दिया: कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, या फिर इसे हम कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग भी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अंतस्थ या रा लावा जो व्यंजन है ये अंतस्थ होते हैं, और ऊष्म जो सा, शा, सा, हा जो हैं ये इन्हें घर्षण या फिर ऊष्म ध्वनि कहते हैं। अब उच्चारण के प्रयोग के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष व्यंजन और एक अघोष। घोष व्यंजन वो होते हैं जिनमें ध्वनियों का उच्चारण हो, कंपन हो, जैसे गा, जा, डा। अघोष वो होते हैं जिनमें ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, जैसे का, चा, टा। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्पर्श से बनते हैं, जैसे का और पा। कुछ घर्षण से बनते हैं, जैसे शा और सा। तो इस प्रकार से जो व्यंजन हैं, जो स्वर हैं, ये उच्चारण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उच्चारण के समय स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें स्वरांश या स्वरत्व भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है जो वर्ण है वो भाषा का एक मौलिक घटक है। अगर हम इनका उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगी। भारतीय भाषाओं में वर्णों का जो वर्गीकरण है ये ध्वनि विज्ञान की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है कि अगर आप ध्वनि विज्ञान को सीखना चाहते हो, उच्चारण को अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आपको वर्णों का सही प्रयोग करना आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर में कि वचन विधान क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर में भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां है वो वचन विधान क्या है, सावधान सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो, आपने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होगा। अब जो ये सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़ा होगा, बस यही बता देना वचन विधान यही है। यानी कि वचन विधान का मतलब ये है कि नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, क्रिया यानी कि वर्ब, इन सब में जब हम संख्या संबंधी भेद के अनुसार बदलते हैं तो वचन विधान कहलाता है। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी कि वचन विधान का मतलब यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में उसके रूप को जब हम बताते हैं नंबर के बेस पर, संख्या के आधार पर, तो वो क्या कहलाता है, वचन विधान कहलाता है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है।
एक वचन वो होता है जिस किसी शब्द से हमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता चले, एक ही वस्तु के बारे में पता चले, एक ही स्थान के बारे में पता चले, एक ही जीव के बारे में पता चले। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी शब्द से हमें सिंगुलर का बोध हो, एक वचन का बोध हो, तो वो एक वचन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, इस एक ही पुस्तक की बात हो रही है तो एक वचन है। बच्चा, एक ही बच्चे की बात हो रही है तो क्या है, एक वचन है। लेकिन जब किसी शब्द से एक से अधिक शब्द का बोध हो, एक से अधिक संख्या का बोध हो, तो बहुवचन होता है। जैसे अगर हम बात करें पुस्तकें, तो पुस्तकों में क्या है, कई सारे पुस्तकों की बात हो रही है, बच्चे, कई सारे बच्चों की बात हो रही है। अब ये ध्यान रखना, जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, यानी कि एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। अब इन नियमों का प्रयोग किए बिना हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे संज्ञा और सर्वनाम में अगर आपको वचन का परिवर्तन करना है, तो शब्द के अंत में ज़्यादातर ए लगाकर जोड़ दिया जाता है। अब देखो, संज्ञा आपको पता ही है क्या होती है, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो संज्ञा होती है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब ऐसे में अगर हमें इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हमें ज़्यादातर ए जोड़ना होता है। जैसे बच्चा में बच्चे जोड़ेंगे, लड़की में या जोड़ के लड़कियां बना देंगे। लेकिन कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हाथी का सिंगुलर भी हाथी होता है और प्लूरल भी हाथी होता है। तो ध्यान रहे, एक वचन और बहुवचन के कई सारे नियम हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में वो नियम नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ वाचन पूछा है। जब आप विशेषण में वचन का परिवर्तन करोगे, तो विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या है, लड़का क्या है, बड़ा है। अब इसे हम जब बदलेंगे तो हमें विशेषण में भी बदलना पड़ेगा और सर्वनाम में भी। तो बड़े लड़के कर दिया हमने, यानी कि विशेषण में जब वचन का परिवर्तन होगा, तो जिस प्रकार का विशेषण होगा, जिस प्रकार का सर्वनाम होगा, उसी प्रकार से उसका वचन भी बदला जाएगा। तो विशेषण का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी परिवर्तित भी रहते हैं, सेम टू सेम भी यूज़ किया जाता है। अब हम वर्ब के आधार पर यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, वर्ब मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम काम करते हैं, वो सारी क्रियाएं कहलाती हैं। और जो क्रिया है ये वचन के हिसाब से बदलती है, यानी कि जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वर्ब का यूज़ किया जाएगा, जिस हिसाब से कर्ता होगा उसी हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वह खाता है, तो वह तो क्या हो गया, एक वचन हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, एक वचन, वह खाता है। लेकिन यहाँ पर वे खाते हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर कर्ता जो है वो बहुवचन में है, तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन में लगेगी। तो वाचन संबंधी नियम आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा बच्चे, छात्र छात्राएं, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, कुत्ता कुत्ते। तो वचन विधान हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे पता चलता है कि किसी वाक्य में जो कर्ता है, कर्म है, विशेषण है और जो क्रिया है, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वचन संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो अब आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण क्या है, इसके प्रकारों का परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन में देखोगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण और इसके प्रकारों का परिचय दीजिए। तो विशेषण तो हम समझ ही चुके हैं कि विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इससे हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में पता चलता है, उसकी मात्रा के बारे में पता चलता है, उसके रंग के बारे में पता चलता है, आकार के बारे में, प्रकार के बारे में, संख्या के बारे में पता चलता है। यानी कि कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। जैसे हमने कहा सुंदर लड़की, तो यहाँ पर जो है लड़की की विशेषता बता रहा है एक शब्द, और वो शब्द कौन सा है, सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण हुआ। मैंने कहा बड़ा घर, तो घर कैसा है, घर बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा जो है वो विशेषण है और एक घर के आकार की जानकारी दे रहा है। अब हम विशेषण की प्रकार की बात करें तो देखो, अलग अलग किताबों में विशेषण के जो है वो अलग अलग प्रकारों की बात की जाती है। मुख्यतः वैसे इसके 4 प्रकार होते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ अलग से 1-2 चीज़ें भी और पढ़ेंगे। एक होता है गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताएं, स्वभाव बताएं, तो हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। जैसे यह एक ईमानदार आदमी है, तो आदमी कैसा है, ईमानदार, उस आदमी का गुण क्या है, ईमानदारी। तो जो किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताए वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो किसी चीज़ का परिमाण दर्शाता है, जैसे ज़्यादा, कम, आधा। तो उसने आधा खाना खाया, तो उसने कितना खाना खाया, आधा, तो यहाँ पर ये परिमाण बता रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। एक होता है संख्यावाचक विशेषण, ये संज्ञा की संख्या को बताता है, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित। यानी कि जब हमें पता चले कि संख्या निश्चित है तो वो निश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे हमने कहा 2 हाथी हैं, तो फिक्स है कि हाथी 2 हैं, तो एक 2 क्या है, हाथी कितने हैं, 2 हैं। अब जो ये 2 है ये संख्या को दर्शा रहा है और निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। अनिश्चित की बात करें तो हम ये कहें कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो कुछ जो है ये अनिश्चित वाचक है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कैसा है, अनिश्चित वाचक है।
एक होता है क्रमवाचक जिसमें ऑर्डर लगे होते हैं, पहला दूसरा, जैसे राम ने पहला पुरस्कार जीता, श्याम ने दूसरा पुरस्कार जीता, तो ये क्रमवाचक विशेषण है। एक होते हैं संबंधवाचक विशेषण, जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध को प्रकट करे, जैसे मेरा, तेरा, उनका। जैसे मैं कहूँ ये मेरी किताब है, तो इस किताब का संबंध किससे हुआ? मुझसे हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये संबंधवाचक विशेषण है। एक होता है प्रश्नवाचक विशेषण जिसमें प्रश्न के पूछने का बोध होता है, जैसे कौन सा, कैसा, ये सब जो शब्द हैं ये संख्यावाचक, ये प्रश्नवाचक विशेषण है। जैसे मैं पूछूं तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ये कौन सा, ये प्रश्नवाचक विशेषण है। निश्चयवाचक विशेषण के बारे में हमने पहले से ही पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से विशेषण वाक्य की स्पष्टता के बारे में बताते हैं और व्याकरण के नियमों को अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा भाषा का जो ज्ञान है वो मजबूत होता है। तो अगर आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी मैंने BHDAE 182 के बहुत सारे चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। बट एग्जाम को देखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आपके साथ रखा है, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इग्नू में। अगला क्वेश्चन है पदक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पेपर में भी देख लो आप, तो क्वेश्चन पेपर में भी आप देखो तो पदक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। करने को इसे 5 क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा कर ले रहा हूँ, मान लो इस बार ये वाला क्वेश्चन ही आ जाए। तो देखो पदक्रम का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें हम एक ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर क्रिया लगाते हैं, फिर अंत में कर्म को लगाते हैं। तो पदक्रम भाषा की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें वाक्य के भीतर जो है वो पदों को एक निश्चित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। और ध्यान रहे, अगर आपके पद क्रम में नहीं लगे हैं तो जो वाक्य है उसका अर्थ बदल सकता है। तो जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्रामर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SEIES प्लस में ऑब्जेक्ट, ये क्या है? पदक्रम है। इसी प्रकार से हिंदी में भी होता है। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। तो कर्ता, क्रिया, कर्म का जो उचित स्थान है उस स्थान पर उसका प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? पदक्रम कहलाता है। तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है और ठीक है, फिर क्रिया आती है और अंत में कर्म आता है। और इसी प्रकार से एक जो वाक्य है वो व्यवस्थित रूप से और अर्थपूर्ण बनता है। पदक्रम का महत्व क्या है? तो पदक्रम का महत्व इसलिए क्योंकि ये शब्दों का सही क्रम लगाता है, इससे हमें वाक्य के भाव के बारे में पता चलते हैं। अगर पदक्रम बदल जाएगा तो वाक्य का जो अर्थ है वो भी बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, इसमें राम क्या है? कर्ता है, स्कूल क्या है? कर्म है, और जाना क्या है? क्रिया है। तो राम कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। तो राम की क्रिया क्या है? राम स्कूल जाने की क्रिया कर रहा है। इससे हमें वाक्य की स्पष्टता के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें, गलत जाता है राम, तो यहाँ पर जो है पदक्रम क्या है? भंग हो गया है, जिससे वाक्य अस्पष्ट है और असामान्य लग रहा है। तो भाषा में पदक्रम जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमें वाक्यों की जो है स्पष्टता के बारे में पता चलता है। पदक्रम के प्रकार की बात करें तो एक होता है सामान्य पदक्रम, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया का एक संबंध बना होता है, जिसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। जैसे सीता किताब पढ़ रही है, सीता क्या है? कर्ता है, किताब क्या है? कर्म है, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक में पदक्रम बदल जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में आता है। तुम कहाँ जा रहे हो? यह काम किसने किया? ये प्रश्नवाचक पदक्रम है। एक होता है आज्ञावाचक, इसमें क्या होता है? जो ऑर्डर वाले शब्द हैं वो क्रिया से पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे किताब ले आओ, बाहर आओ। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया, PDF में ध्यान रखेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नकारात्मक यानी कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका पदक्रम अलग होता है, उसमें निगेटिव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल नहीं गया, यह काम मत करो। एक होता है संबोधन वाले, जिसमें संबोधन किया जाता है, हे भगवान मुझे राह दिखाओ, मित्र काम पर ध्यान दो। ये संबोधन वाले वाक्य हैं। तो पदक्रम अगर बदल गया तो अर्थ और प्रभाव में भी बदल जाएगा। जैसे सही है राम ने रोटी खाई, तो इसका मतलब है राम ने रोटी खा ली। लेकिन कहूँ रोटी राम ने खाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोटी पर बल दिया जाएगा, और रोटी राम ने खाई, तो इसमें क्या है? पदक्रम क्या हो गया? पूरी तरीके से भंग हो गया। खाई राम ने रोटी, ये वाक्य असामान्य और अस्पष्ट लग रहा है, इसमें तो बिल्कुल ही पदक्रम बेकार है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमें भाषा का सही रूप जानना है तो पदक्रम का पालन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जो सेंटेंस का क्या उद्देश्य है ये हमें पदक्रम से ही पता चलता है। अगर पदक्रम बिगड़ गया तो ये मान के चलो जो सेंटेंस लिखा है उसका सही अर्थ भी हम समझ नहीं पाएंगे। मैं ये आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से दे दोगे। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए और भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर भी है।
किस संप्रेषण को स्पष्ट करो और भाषिक संप्रेषण बताओ। तो देखो, संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो आप किसी से बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं, ये संप्रेषण का एक भाग है। तो कम्युनिकेशन में यानी कि संप्रेषण में बातचीत है, और बातचीत के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो है संप्रेषण का भाग है। संप्रेषण जो है वो सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी जानकारी को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन है। संप्रेषण कई प्रकार का होता है। संप्रेषण होता है मौखिक, यानी कि जिसमें हम ओरली बात करते हैं। लिखित, जिसमें हम पत्राचार करते हैं, पत्रों पर लिख के बात करते हैं। गैर मौखिक, यानी कि संकेतों में, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अब हमें भाषा संप्रेषण के बारे में उसने पूछा है। तो भाषिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम भाषा का उपयोग करके अपने विचारों को, अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा का उपयोग करके विचारों को, सूचनाओं को, भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वो भाषिक संप्रेषण है। और आप सबको पता है, हर समाज की अपनी एक भाषा होती है, और भाषा मानव संप्रेषण का सबसे मजबूत साधन है। क्योंकि अगर किसी को भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा? उदाहरण के लिए, शिक्षक ने छात्रों को पाठ समझा दिया, ये मौखिक संप्रेषण है। छात्र ने अपनी समस्या को पत्र के माध्यम से लिखा, तो ये लिखित संप्रेषण है। अब भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले भाषिक संप्रेषण में एक होता है सेंडर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश का निर्माण करता है और संदेश को भेजता है। इसमें वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो भाषिक संप्रेषण में सबसे पहला बंदा कौन होता है? प्रेषक। जैसे एक क्लास में जो शिक्षक होता है वो प्रेषक होता है, क्योंकि वो संदेश का निर्माण कर रहा है और वही कक्षा का संचालन कर रहा है। भाषिक संप्रेषण में दूसरी क्रिया होती है संदेश, यानी कि एक तो हो गया जो संदेश को भेजेगा, और एक जिस चीज़ को भेजेगा वो क्या है? संदेश, वो सामग्री इसमें प्रेषक ग्राहक तक पहुंचाना चाहता है। ये अपना विचार भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और इसके लिए वो भाषा का प्रयोग करेगा, शब्दों का प्रयोग करेगा, संकेतों का प्रयोग करेगा और प्रतीकों का भी प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के महत्व को समझाओ, यह संदेश हो सकता है। तीसरी बात है मीडियम, यानी कि जब आप भाषिक संप्रेषण की बात करोगे तो भाषिक संप्रेषण में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्रेषक है। दूसरा संदेश है। तीसरा क्या है? माध्यम। जब आप किसी को संदेश भेजोगे तो आपका माध्यम क्या है, ये भी मैटर करता है कि आप मौखिक रूप से संदेश भेज रहे हो, लिखित रूप से, या फिर किसी चित्र के माध्यम से, जैसे कि वार्ता, पत्र, ईमेल, टेलीफोन। चौथी चीज़ होती है भाषिक संप्रेषण में ग्राहक। ग्राहक वह व्यक्ति है जो संदेश को प्राप्त करता है। अब देखो भाई, ध्यान रहे, ग्राहक और प्रेषक के बीच में संबंध होता है, यानी कि संदेश देने वाला और संदेश लेने के वाले के बीच में संबंध होता है। संबंध भाषा का होना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको ये भाषा नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे समझोगे? तो यानी कि दोनों बंदों को सेम लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम हिंदी का पेपर है हमारा और हमें हिंदी नहीं आती, तो फिर हम हिंदी का पेपर कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रहे, ग्राहक और प्रेषक दोनों में संबंध होना चाहिए, दोनों को भाषा ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है लास्ट में फीडबैक, प्रतिक्रिया, जहाँ ग्राहक प्रेषक के संदेश को समझता है और अपना फीडबैक देता है, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया देता है। इससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन कितना प्रभावी रहा। अगर फीडबैक नहीं मिल रहा तो आप ये मान के चलो कम्युनिकेशन बेकार था। तो अगर हम संप्रेषण की बात करें तो भाषाई संप्रेषण में कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। सबसे पहला प्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर ग्राहक और फिर प्रतिक्रिया। लास्ट में छठा संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसके लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं, और ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अब हम बात कर रहे हैं संप्रेषण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो जब हम संप्रेषण कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर शोर है, सामने वाले को भाषा का ज्ञान नहीं है, समझ की कमी है, तो ये संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं जो कि कम्युनिकेशन को रोकती हैं। सपोज दैट हम हिंदी में बात कर रहे हैं और सामने वाले को हिंदी नहीं आती, तो ये संप्रेषण में रुकावट आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम क्लास में बातचीत कर रहे हैं और लोग बात शोर मचा रहे हैं, तो लोग ढंग से सुन ही नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन रुक जाएगी। और दूसरी बात है शब्दों के अर्थ को समझना। अगर सामने वाले को शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, समझ की कमी हो जाएगी और भाषा वहीं पर रुक जाएगी। तो भाषिक संप्रेषण के जो गुण हैं वो ये होने चाहिए। सबसे पहली बात तो जब आप कम्युनिकेशन करें तो आपके जो संदेश हैं वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ऐसी भाषा में होने चाहिए जिन्हें सामने वाला समझ सके। संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि संदेश ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। संदेश संबोधन उपयुक्त होना चाहिए, सीधा और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए, और ग्राहकों को ध्यान से सुनना चाहिए। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि भाषिक संप्रेषण का महत्व क्या है?
तो सामाजिक संबंध इससे मजबूत बनते हैं। आपको पता है विचारों को साझा करने से ही व्यक्तियों में रिश्तों का निर्माण होता है। तो जो सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं ये भाषिक संप्रेषण के माध्यम से होते हैं। शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान भी भाषिक संप्रेषण के माध्यम से होता है। जो वर्क प्लेस है यानी कि जो कार्यस्थल है यहाँ पर भी अच्छे से संवाद हो सकता है और निर्णय और समस्या के जो समाधान है वो आसानी से हो सकते हैं। तो भाषिक संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि व्यक्ति पर डे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारी को एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहा है। और सही कम्युनिकेशन जब भी हो सकती है जब ग्राहक और प्रेषण के बीच में ये अच्छे से प्रेषित हो सके। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 8 में से 5 क्वेश्चन कोई से भी आप कर सकते थे। आई होप सो कुछ क्वेश्चन आपके आज के पेपर में भी आए। तो गुड लक आपके एग्जाम के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ।